उधर यूपी भाजपा कोर ग्रुप की कल दिल्ली में 6 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक चली। बैठक में सरकार गठन से लेकर मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उत्तर प्रदेश चुनावों का विस्तार से विश्लेषण किया है। यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा ने अमित शाह को जीत की और मंत्रिमंडल के गठन के आधार की जानकारी दी है। खबरों के अनुसार भाजपा ने मंत्रिमंडल में जगह को लेकर 4 आधार पर इसे बांटा है। इसमें जीते उम्मीदवार की शिक्षा, जीते उम्मीदवार के क्षेत्र और साथ ही जाति और संख्या और जीते उम्मीदवार की उम्र को आधार बनाया है। बताया ये जा रहा है कि इस बार खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्री इस बार रिपीट नहीं होंगे। वहीं पढ़े लिखे युवा विधायकों को ज्यादा तरजीह मिलेगी। साथ ही पिछली सरकार की तुलना में महिलाओं की इस बार ज्यादा संख्या हो सकती है। जितनी जिसकी तादाद भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसी पर फोकस किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल पर जो दिल्ली में चर्चा हुई है, क्या उसके मुख्य बिंदु रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। जहां इस बैठक में नतीजों के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इसे लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में यूपी के मंत्रिमंडल पर हुई बैठक पर दिनेश शर्मा ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। उन्होंने अखिलेश यादव के इकाना स्टेडियम पर दिए गए जवाब पर एक बयान भी दिया है। साथ ही दिल्ली में इस बैठक पर भी खुलकर बातचीत हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे ही बनाए स्टेडियम में शपथ लेने की तैयारी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश पूरा यहाँ पे अंग्रेज कह देंगे तमाम इमारतें हैं वो मेरे समय में बनी थी। इस पर पिछली सरकार ने क्यों किया? तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कल्याण सिंह जी के समय में बनी थी। समाजवादी पार्टी के लोग उसमें कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो किसी और के समय रहा होगा। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में लोग कहेंगे क्यों पार्लियामेंट कर रहे हैं, अंग्रेज लोग कभी कह सकते हैं तो अंग्रेजों के समय बना था। तो इस प्रकार की चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। अब समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि हम 304 सीटों पर बैलेट पेपर पे जीते, लेकिन ईवीएम पे हार गए। अब ये तो बहुत सारी हार के नए नए बहाने रोज आपको सुनने को मिलेंगे। मैं तो इनके बारे में केवल एक लाइन में कहना चाहूँगा कि अब विपक्ष को इतनी बार हारने के बाद 2014, 17, 19 महापौर के चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, उसके बाद फिर से 2022 का चुनाव, तो उनको हार की आदत बनाना पड़ेगा और हार सीखने का जो उनका जो क्रम है वो भी बढ़ेगा आगे। और मैं समझता हूँ कि उनको इसका अभ्यास करना चाहिए और हताशा निराशा के जीवन में जीने का जो उनका निरंतर जो जारी है उससे मुक्त होकर जो सकारात्मक चीज़ें हैं सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश के उन्नति के लिए जो सरकार काम कर रही है, उसमें उनको एक बेहतर विपक्ष के तरीके से विपक्ष को शामिल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, होली का पर्व भी आया है और सरकार गठन का इंतजार भी हो रहा है, तो क्या कहेंगे? चुनाव खत्म हो गया है। विपक्ष के सारे लोग, सारी जाति धर्म के लोग गले मिलें, आपस में उत्तर प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए एक साथ चलने का संकल्प लें और चुनाव में जितनी बातें एक दूसरे के बारे में कही हैं उनको गले लग के कह दें कि बुरा ना मानो होली है, और सब चीज़ों का समाप्त करके उत्तर प्रदेश की प्रगति में अपने आप को एक साधारण नागरिक के रूप में सब लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएं। यही मैं कहूँगा कि होली की सभी को शुभकामनाएं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है, जल्द ही सरकार का भी गठन होगा। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की समारोह तैयारी जो हो रही है उनके द्वारा निर्मित है। ये भी कहा गया है कि तमाम सारी ऐसी भी इमारतें जो बीजेपी ने बनवाए थे उसका भी इस्तेमाल विभिन्न सरकारों ने किया है। एबीपी गंगा, दिल्ली।